हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 बहुपद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आप लोग नए सत्र में जो सरकार द्वारा कोर्स कम किया गया है उसके हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुपद चैप्टर 2 आप लोगों को पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन सारा आप लोग पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे और फिर आप लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो हमारा थोड़ा सा दिक्कत था, इसलिए क्वेश्चन को बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोगों को घबराना नहीं है, ये पूरा कोर्स आपका कम हो चुका है तो लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अब कोशिश करेंगे आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चले और आप लोग कमेंट करेंगे तो लाइव क्लास भी आप लोगों का चलेगा। तो इसमें जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे अगर लाइव में तो फिर लाइव क्लास चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग अपना तैयारी आसानी से बोर्ड एग्जाम के लिए कर सकें। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे बहुपद कहते किसको हैं। तो बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल और बहुपद का डिफिनीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप लोग याद रखते हैं, इसको समझ लेते हैं बहुपद का डिफिनीशन, तो आप लोग बहुपद पहचानना सीख जाएंगे। तो देखिए सब बहुपद का जो डिफिनीशन है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। पूर्ण संख्या देखिए हम लोग कहते हैं 0 + 1 + 2 + 3 ... यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, गिनती वाली जो संख्या होती हैं 1 2 3 4, इनको और 0 को, इन सब को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। बटा वाली संख्या या माइनस वाली संख्या ये सब पूर्ण नहीं होंगी, केवल 1 2 3 4 जितने होते हैं और 0, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह रहा है ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या। कुछ यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 2x का पावर 0, फिर हमने लिख दिया 2x का पावर 4, फिर हमने लिख दिया 2x का पावर 3, फिर हमने लिखा 2 का पावर 0, फिर हमने लिख दिया -5, फिर हमने लिख दिया 2√x, फिर हमने लिख दिया 3x का पावर 1/2, फिर हमने लिख दिया 4x का पावर -2, फिर हमने लिखा 4x + 3, फिर हमने लिख दिया 2x अपान में 2, फिर हमने लिख दिया 2x बटा में x + 3। अब इन सब में हमको बताना है कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो आप लोगों को बस याद रखना है इसका डिफिनीशन। देखिए हमने क्या बताया यहाँ, जिस भी व्यंजक में, ये सभी व्यंजक हैं, जिस भी व्यंजक में चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या बस आप लोगों को यही याद रखना है कि अगर चर को देखना है, चर को देखना है, उसका घात देखना है, चर का घात बस आप लोग देखेंगे और उससे आप लोग बताएंगे कि बहुपद होगा कि बहुपद नहीं होगा। तो देखिए चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए चर x है, x की घात 0 है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब ये संख्या हो गया बहुपद। चर की घात पूर्ण संख्या है, बहुपद हो गया। बस चर को आप लोगों को देखना है, उसका घात देखना है। चर देखना है, उसका घात देखना है। चर देखना है, यहाँ देखिए अब चर तो है नहीं, आप लोग सोचेंगे चर तो है नहीं, तो जहाँ चर नहीं है, आप लोग चर जहाँ नहीं है वहाँ चर का घात 0 तो ले ही सकते हैं। 0 तो किसी का भी घात होता है, चर का घात 0, इसका मान 1 हो गया। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो यानी कि जहाँ चर नहीं होगा वहाँ चर का घात 0 आप लोग समझेंगे। तो यहाँ 0 है चर का घात, यानी कि ये भी बहुपद है। -5 यहाँ भी चर नहीं है तो चर की घात 0 आप लोग मान सकते हैं, तो यहाँ भी बहुपद है। यहाँ देखिए अब चर की घात यहाँ क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये लिखा हुआ है 2x का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या हुआ, x रूट में है, यानी कि x का पावर 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चर की घात माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं है। चर की घात यहाँ 1 है, एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि ये बहुपद है।
चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या यानी कि बहुपद है। यहाँ चर की घात देखिए 1 है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं, नीचे का अगर चर होगा तो उसको ऊपर ले जाकर देखेंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे x को तो x का +1 है यहाँ, और ऊपर जाता है तो -1 हो गया। अब x का घात -1 जब हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये भी संख्या क्या है, बहुपद नहीं है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे बहुपद किसको कहते हैं। जब भी चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो आप लोग समझेंगे बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोगों को जानना है बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार आप लोग जानेंगे। अब इसमें भी दो तरह से होता है। देखिए, पहला होता है पदों के आधार पर और दूसरा घातांकों के आधार पर। अगर कोई पूछता है आप लोगों से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को कहना पड़ेगा कि कौन सा हम बताएं, पदों के आधार वाला बताएं कि घातांक के आधार पर हम लोग बताएं। दो तरह से मतलब इसका प्रकार होता है। अब देखिए, पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के आप लोगों को पढ़ना है। और भी बहुपद होते हैं, लेकिन आप लोगों को 3 ही तक का पढ़ना है, तो इसलिए हमने 3 ही लिखा है। आप लोग अभी 10 में 3 ही जानिए। तो पदों के आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन से, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। और घातांकों के आधार पर भी बहुपद 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इसको समझिए क्या है, कैसे आप लोग समझेंगे। तो देखिए, एक पदीय बहुपद मतलब जहां एक ही पद हो। जैसे मान लीजिए ये 2x हमने लिखा, ये क्या है, एक ही पद है। पद कब अलग होंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 + x, अब प्लस आ गया, एक पद इधर का एक पद उधर का, मतलब बीच में अगर प्लस और माइनस लग जाएंगे तो उससे संख्याएं जो अलग होंगी उन्हीं को पद कहते हैं। अब यहाँ 2x एक ही साथ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस और माइनस में से गुणा का तो है ही, तो गुणा से नहीं मतलब अब ये एक ही संख्या माना जाएगा। तो जब ये एक ही संख्या है मतलब एक पदीय बहुपद है। ऐसे ही द्विपदीय बहुपद, अब इसी को हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, 1 1 2 पद, बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया तो संख्याएं अलग हो गई, तो 1 और 1 2 पद हो गए, तो इसी को कहेंगे द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इस तरह से, कितने पद हो गए, देख सकते हैं आप लोग, प्लस के इधर का 1, इस प्लस और इस प्लस के बीच का 1 2, और इस प्लस के इधर का 1, 3 पद हो गए, 1 2 3, तो त्रिपदीय बहुपद हो गया। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, कौन कौन, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अब घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर देखना है तो घातांक को आप लोग देखेंगे। अब जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिखा, सेम इसी तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, अब ये क्या है, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक माने एकदम एक रेखा में दिखना चाहिए, मतलब ऊपर कोई संख्या ना हो। ऊपर कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 होगा, 1 नहीं लिखा जाता है, चर का घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद, अगर चर की घात 2 हो गई, अगर चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। अब यहाँ देखिए चर का घात 1 भी है, लेकिन चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। अब पद नहीं देखना है इसको, अगर पद के आधार पर बताएंगे तो कितने पद हैं इसमें, 3 पद हैं। देखिए, अगर पद के आधार पर बताएंगे तो त्रिपदीय बहुपद है, और घातांक के आधार पर कहेंगे तो द्विघात, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 6x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकतम घात देखिए कितना है, 3 है, चर का अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से आप लोग घात के आधार पर और पद के आधार पर समझ लिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या है, देखिए x + 2 हमने लिखा, ये भी रैखिक बहुपद, चर की घात 1 है मतलब रैखिक बहुपद। अगर पद के आधार पर बताएंगे तो कितने पद हैं, 2 पद, तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। लेकिन घातांक के आधार पर एक ही घातांक है, मतलब एक ही चर का घात है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग पदों के आधार पर और घातांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग।
बहुपद के शून्यक, शून्यक किसको कहते हैं, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। समझिए यहाँ, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x + 2, ये बहुपद है। अब बहुपद में कह रहा है चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब यहाँ चर है x, अब इस x के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे कि ये मान शून्य हो जाए। आप लोग जानते हैं ये +2 है, अगर x के जगह पर हम लोग -2 रख दें तो -2 और +2 मिल के कितना हो गया, शून्य हो गया। यानी कि चर के जगह पर हमने -2 जो रखा, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा इस बहुपद का। वही देखिए कहा गया बहुपद में, इस बहुपद में चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस मान को, मतलब जो मान हम लोग रखेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्यक निकालेंगे कैसे, अब ये x + 2 था तो आप लोग आसानी से लिख दिया -2, लेकिन अगर संख्या बड़ा हो तो निकालने का तरीका क्या है शून्यक, ये समझिए। ये जो संख्या दिया होगा शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लिखते हैं, x + 2 बराबर लिखेंगे 0। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे और यहाँ से शून्यक आप लोग निकालेंगे। चर का मान जो निकालेंगे वही शून्यक होगा। +2 उधर करेंगे तो x बराबर कितना होगा, -2। अब ये जो x का मान आया यही क्या हो गया, शून्यक हो गया। यही तो हमने देखिए मौखिक में यहाँ बताया था, और लिखने का तरीका ये है, ऐसे शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक आप लोग समझ गए। अब देखिए शून्यक में भी आप लोगों को जानना है। अब आप लोगों को जो पदों के आधार पर जो आप लोगों ने बहुपद पढ़ा उसको ध्यान नहीं देना है, जो घातांकों के आधार पर आप लोगों ने बहुपद पढ़ा था अब उसी को आगे पढ़ना है आप लोगों को। तो घातांकों के आधार वाला इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अब घातांकों के आधार पर आपने पढ़ा 3 तरह के बहुपद होते हैं। कौन कौन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो ये शून्यक अगर पूछता है, शून्यक एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही यहाँ हमने लिखा है कि जो शून्यक होगा रैखिक बहुपद के लिए कितना शून्यक होगा, द्विघात बहुपद के लिए कितना शून्यक होगा और त्रिघात बहुपद के लिए कितना शून्यक होगा। तो देखिए रैखिक बहुपद के लिए 1 शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है रैखिक बहुपद के लिए, 1 शून्यक। ध्यान दीजिएगा आप लोग। द्विघात, ये अधिकतम हम लोग बता रहे हैं, द्विघात बहुपद के लिए कितना अधिकतम शून्यक होता है, द्विघात है मतलब अधिकतम 2 शून्यक। त्रिघात है अधिकतम कितने, 3 शून्यक। इसको आप लोग याद रखेंगे। रैखिक बहुपद के लिए 1 अधिकतम शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के लिए अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। एग्जाम में बोर्ड वाले में काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये विकल्प वाले में पूछता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, ऑप्शन में देगा 1 2 3 4। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 शून्यक होते हैं मतलब 2। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और रैखिक बहुपद का जो शून्यक है उसको माना जाता है, 1 शून्यक होता है, 1 शून्यक के लिए हम लोग के मानते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं दोनों के लिए, एक को देखिए अल्फा माना जाता है, एक को बीटा। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा माना जाता है, एक को बीटा माना जाता है और एक को गामा माना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा कहते हैं। तो ये हो गया। अब आप लोग आगे देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ये जो बहुपद आप लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन सा, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, हमने बताया घातांक वाला ही बहुपद आप लोगों को देखना है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ इसका खींचेंगे तो किस तरह के ग्राफ बनेंगे ये देखना है आप लोगों को। तो देखिए जो रैखिक बहुपद होगा इसका ग्राफ एक सीधी लाइन बनेगी, इसकी ग्राफ क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। ऐसे आप लोग समझिए। ग्राफ के लिए आप लोग जानते हैं
ऐसे ग्राफ खींचा जाता है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो जो रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा हमेशा कहीं भी खींचेंगे ऐसे एक सीधा रेखा ही बनेगा, एक सरल रेखा इसको कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधा रेखा बनेगा। द्विघात बहुपद है, अब देखिए द्विघात बहुपद जो होगा उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, पर हम अधिकतम शून्यक के लिए बता रहे हैं। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक होता है तो ये सीधी लाइन बनती है, इसमें दो शून्यक होते हैं अधिकतम के लिए यहाँ आप लोग ग्राफ देख रहे हैं। तो जो द्विघात बहुपद के लिए ग्राफ बनेगा इस तरह का बनेगा, इस तरह का। अब चाहे नीचे से बने या तो ऊपर से बने या ऊपर भी बन सकता है। अधिकतम के लिए हम बता रहे तो अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है x अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसीलिए ये हमेशा एक ही बिंदु पर काटेगा, इसीलिए इसका एक शून्यक बनता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्यक होते हैं, तो ये ग्राफ देखिए दो जगह पर काट रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह से अधिकतम शून्यक त्रिघात में कितने होते हैं, इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। तो इसका ग्राफ अधिकतम के लिए कुछ इस तरह का बनता है। अब तीन शून्यक होते हैं मतलब तीन जगह पर काटेगा। अब ऐसे देखिए ये ग्राफ एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये तीन शून्यक होंगे इसके अधिकतम। अब अधिकतम तीन शून्यक होते हैं मतलब कम भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब त्रिघात है तो दो और एक भी हो सकते हैं, इसके दो और एक भी हो सकते हैं, इसका एक होगा। लेकिन अधिकतम आप लोगों को याद रखना है, इसके अधिकतम एक शून्यक, इसका अधिकतम दो शून्यक, इसका अधिकतम तीन शून्यक होगा। तो ग्राफ एक्स अक्ष को हमेशा ये भी याद रखेंगे आप लोग कि एक्स अक्ष को ग्राफ जितने जगह पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। अगर केवल आप लोगों को ग्राफ देख के बताना है कि इस ग्राफ से बताइए कितने शून्यक होंगे, तो आप लोगों को बस यही एक्स अक्ष को देखना है कि ये जो ग्राफ बना कितने जगह पर काटा, तो एक दो तीन जगह पर काटा तो तीन शून्यक, एक्स अक्ष को दो जगह पर काटा दो शून्यक, एक्स को एक जगह पर काटा मतलब एक शून्यक होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे और हम लोग देखते हैं, देखिए बहुपद का व्यापक रूप या मूल रूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो बहुपद होंगे कौन कौन से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसका मूल रूप क्या होगा। पद ये आप लोग पढ़ रहे हैं घातांकों वाले, तो रैखिक बहुपद होता है द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक बहुपद के लिए मूल रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद के लिए मूल रूप मतलब किस तरह के ये दिखते हैं। जैसे देखिए रैखिक बहुपद का जो मूल रूप होता है ये होता है ax प्लस b। हमेशा इसको याद रखना है आप लोगों को। रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है, ax प्लस b, जहां कहेंगे आप लोग a इज नॉट इक्वल 0 है और a b क्या है, यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। अभी इसको आप लोग समझिए क्या है ये, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं। जैसे मान लीजिए आपको रैखिक बहुपद आप लोगों को बताना है, कोई रैखिक बहुपद आप लोगों को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे उसका मूल रूप याद रखेंगे। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो होगा मतलब ये चर जीरो हो जाएगा, तो केवल अचर संख्या बच जाएगा। तो ए जीरो नहीं हो सकता है यहाँ, यानी कि देखिए ax प्लस बी इसका रैखिक बहुपद का जो मूल रूप है ax प्लस बी। अब इसमें a और b वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या इसके जगह पर कोई रखेंगे तो आपको रैखिक बहुपद मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए a के जगह पर हमने 2 रख दिया तो 2x हो गया, और प्लस b के जगह पर मान लीजिए हमने 3 रख दिया। अब ये 2x प्लस 3 क्या है, देखिए रैखिक बहुपद मिल गया। तो यही मूल रूप होता है, इससे आप लोग जितने चाहेंगे उतने रैखिक बहुपद बना सकते हैं। द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, ये देखिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का मूल रूप, या उसी को व्यापक रूप भी कहते हैं। यहाँ भी आप लोग कहेंगे a इज नॉट इक्वल 0 और a b c तीनों क्या हैं, a b और c ये तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इससे अब मान लीजिए आप लोगों को बनाना है क्या,
द्विघात बहुपद, तो ए के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए 2 रख दिए तो 2x²। यहाँ पर मान लीजिए b के जगह पर हमने -3 रख दिया तो -3x। यहाँ c के जगह पर हमने मान लीजिए +2 रख दिया। अब ये जो बहुपद बना क्या है, ये देखिए द्विघात बहुपद बना। हमने बताया था चर का अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ये वाला पद 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए a ≠ 0 कहा, मतलब यहाँ अगर 0 हमने रख दिया तो ये पूरा x का घात वाला 0 हो जाएगा और ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसीलिए a ≠ 0 है। त्रिघात बहुपद के लिए उसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको आप लोग देखिए। तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसी पर क्वेश्चन आगे आप लोगों को सॉल्व करना है, ये व्यापक रूप। अब यहाँ भी आप लोग वही कहेंगे a ≠ 0 और a b c तीनों क्या हैं, a b c तीनों नहीं बल्कि यहाँ d भी है, चारों ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ मान लीजिए आप लोगों को त्रिघात बहुपद कोई बनाना है, एक जगह पर मान लीजिए कुछ रख दीजिए, मान लीजिए -2 हमने रखा तो -2x³ हो गया। यहाँ मान लीजिए +3 हमने रखा तो 3x²। यहाँ मान लीजिए -4 हमने रख दिया तो -4x। यहाँ मान लीजिए -5 हमने रख दिया, +5 हमने रख दिया। अब ये जो द्विघात, ये जो बहुपद बना, ये क्या बना, त्रिघात बहुपद बना। देखिए चर का अधिकतम घात 3 हो गया, तो ये होता है व्यापक रूप। यहाँ भी a ≠ 0, अगर ये 0 आप लोग रख देंगे तो ये पूरा 0, तो अब ये त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए a ≠ 0 तीनों में आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से ये व्यापक रूप हो गया। अब आप लोगों को प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रश्नावली 2.1 काफ़ी ज़्यादा इजी है। ग्राफ दिया गया है, इस तरह से ग्राफ दिया गया है और ग्राफ को देख के केवल बताना है कितने शून्यक उसके होंगे। ग्राफ हमने बताया आप लोगों को, एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 को देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। दिया गया किसी बहुपद के p(f(x) के लिए y = p(f(x) का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p(f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है शून्यकों की संख्या, बस यही आप लोगों को लिखना है ग्राफ देख के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x अक्ष है और यहाँ पर y अक्ष है ग्राफ में। अब यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे यहाँ ग्राफ बना हुआ है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया, शून्यक कैसे बताएंगे। आप लोग एक्स अक्ष को देखेंगे काट रहा है कि नहीं, जितने जगह पर काटेगा उतने शून्यक। अब ये जो ग्राफ हमारा बना है एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो कितने शून्यक होंगे, इसके एक भी शून्यक नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे क्योंकि एक भी जगह नहीं काट रहा है। अब ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का बना हुआ है। एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, यहाँ एक ही जगह पर काट रहा है तो कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, कितनी जगह पर काट रहा है, 1, 1, 2 और 1, 3, 3 जगह पर काट रहा है, कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। बस एक्स अक्ष को जितने जगह पर काट रहा है उतने शून्यक। ये ग्राफ ऐसे बना है, देख सकते हैं आप लोग, 1 और 1, 2 जगह पर काट रहा है मतलब 2 शून्यक होंगे। ये देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, कितने जगह पर काट रहा है, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक। यहाँ देखिए ये ग्राफ कितने जगह पर काट रहा है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अब ऐसे का मतलब एक जगह यहाँ और यहाँ एक ही जगह काट रहा है, यहाँ पर नीचे नहीं आया है, ऐसे यहाँ केवल छू के गया है। तो एक जगह यहाँ और यहाँ भी छू के गया, एक जगह यहाँ, तो मतलब कितने, छू के जाने का मतलब वो एक ही जगह काट रहा है। तो 1, 2, 3 जगह पर काट रहा है मतलब कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। और ये प्रश्नावली 2.1 आप लोगों का कंप्लीट होता है। बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। अब आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 पढ़ना है, इसको आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों का ये कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा इसी सत्र में। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।